आई एम स्टार्टिंग इकोनॉमिक्स। स्ट्रेट बैठ जाइए और आपका जो कंसंट्रेशन है, आपका जो पैशन है, वो आज नया होना चाहिए। कल तक जो आपका पैशन था, कल तक जो आपका एंथुसियाज्म था, कल तक जो आपकी पढ़ने की भूख थी ना, वो ओसी की तरफ थी और ओसी हम कल कंप्लीट कर चुके। आज आपका जो पैशन है वो पैशन नया होना चाहिए, जो एंथुसियाज्म है, पढ़ने की जो एक लगाव है वो भी नया होना चाहिए। देखिए बेटा, एक घर में 5 फैमिली मेंबर्स, पांचों फैमिली मेंबर्स की हर चीज के तरफ टेस्ट अलग होगी, पांचों फैमिली मेंबर्स की हर बात की तरफ प्रेफरेंस अलग होगा, पांचों फैमिली मेंबर्स डिमांड अलग अलग करेंगे, पांचों फैमिली मेंबर्स की इनकम अलग अलग होगी। अच्छा, इनकम होगी तो उनके पीछे, फैमिली के पीछे एक्सपेंसेस भी होंगे, इनकम के पीछे कुछ सेविंग्स भी होंगी। पर बात यह आती है कि एक घर को मैनेज कैसे किया जाता है, कैसे 5 ही सदस्य आप एक दूसरे को खुश रख रहे हो, एक दूसरे की खुशी के लिए जी रहे हो, और कैसे आप एक दूसरे की इच्छाएं पूरी कर रहे हो। दैट्स कॉल्ड एज अ हाउस होल्ड मैनेजमेंट। द वर्ड इकोनॉमिक्स, ECONOMICS, the word economics is derived from the Greek word that is called as a okos, OIKOS, okos, which means household, nomis which means management। कि कैसे 500 फैमिली मेंबर्स एक घर में खुश रहते हैं और खुश रहने के अलावा उनकी घर की हाउस होल्ड की मैनेजमेंट कैसे चलती है, उस हाउस होल्ड मैनेजमेंट का मतलब होता है इकोनॉमिक्स। या मैं ये कह दूं कि ग्रीक लैंग्वेज में से जो ये वर्ड हमें मिला है इकोनॉमिक्स, उस वर्ड का मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट, यानी कि ओकोनॉमिक्स। यस, मैं आगे बढ़ रहा हूं आपके इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की तरफ। बेटा, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की बात करें ना सिंपली, तो देखो हर एक चीज को, हर एक इंसान को जन्म देने वाला पिता होता है। जैसे इंग्लिश में फादर कहते हैं, चीजों को जन्म देने वाला मैन्युफैक्चरर, प्रोडक्शन करने वाला, इंसानों को जन्म देने वाला पिता होता है। तो उसी तरह से इकोनॉमिक्स को भी, इकोनॉमिक्स के घर को भी किसने बनाया है, और वो घर जिसका नाम इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स जिसे जन्म दिया है, उसके पिता का नाम बोर्ड पे लिखा हुआ है। उसके पिता का नाम अगर मैं बात करूं ना, तो क्लियरली मैंने बोर्ड पे लिख के समझाया है, द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी जिसने इकोनॉमिक्स को जन्म दिया है, और उसका नाम है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ की बात करें तो इसने पूरी दुनिया को बताया कि इकोनॉमिक्स यानी क्या। जिस तरह से बताने से पहले हमने इसकी मीनिंग क्लियर की, इकोनॉमिक्स मींस ओकोनॉमिक्स मींस हाउस होल्ड मैनेजमेंट, कि घर के 5 सदस्य आपस में खुश कैसे रहते हैं और आपस में उनकी मैनेजमेंट कैसे चलती है, ये हमें सिखाया इकोनॉमिक्स ने। और इकोनॉमिक्स को जन्म दिया उसके पिता ने, यानी कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जिसे कहा जाता है एडम स्मिथ। अच्छा बेटा, वो घर जिसका नाम हमने रखा है इकोनॉमिक्स, उस घर के ना 2 टुकड़े किए गए, उस घर के 2 टुकड़े किए गए। वो घर का छोटा सा हिस्सा, यानी इकोनॉमिक्स का छोटा सा हिस्सा, जो सारी छोटी छोटी बातों से रिलेटेड है, उस छोटे से हिस्से को कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो, द वर्ड माइक्रो, यानी कि छोटी छोटी बातें। हम कैसे कहते हैं, माइक्रो SD कार्ड देखा है आपने, लिखा रहता है चिप पे, वो SD कार्ड पे लिखा रहता है माइक्रो, यानी कि एकदम छोटी छोटी बातें। अच्छा, मैं बड़ी बड़ी बातों की अगर बात करूं, वो बातें जो पूरे देश से रिलेटेड है, वो बातें जो सारी पॉपुलेशन से रिलेटेड है, वो बातें जो देश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी से रिलेटेड है, यानी कि बड़ी बातों की अगर मैं बात करूं तो उसे कहते हैं मैक्रो। यानी पूरे वर्ड्स में MI यानी छोटी बातें, MA यानी कि बड़ी बड़ी बातें। MI की बात करूं तो घर की बातें, घर में क्या होता है, एक इंडस्ट्री में क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है। अच्छा, बड़ी बातों की बात करूं तो देश में क्या चल रहा है, देश में लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन बड़ा प्रॉब्लम है। कोरोना वायरस बड़ा प्रॉब्लम है, तो कोरोना वायरस कहां पे आएगा, कोरोना वायरस मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। अच्छा, एक घर की बात करें, एक घर में क्या तकलीफें, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में। देखिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट आपके सामने शीट मेंशन होगी। शीट यानी आपके सामने स्क्रीन पे सारा कुछ लिखा हुआ है, मैं रीड कर रहा हूं। व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड फीचर्स ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स। आपके 12th की स्टडी को, आपके 12th के इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट्स में तोड़ा गया है। छोटे घर की बात करूं, छोटी बातों की बात करूं, तो छोटी बातों को जैसे चिप पे लिखा रहता है माइक्रो SD कार्ड, छोटी बातों को कहा जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। और अगर बड़ी बातें करूं,
देश की बातें करूं, देश की तरक्की की बात करूं, देश की तकलीफों की बात करूं, तो वो सारी बातें, वो सारी तकलीफें मैक्रो इकोनॉमिक्स में आती है। जन्म दिया इकोनॉमिक्स को एडम स्मिथ ने, और एडम स्मिथ ने जन्म देने के बाद रेंगनर फ्रिश लिखा हुआ है, रेंगनर फ्रिश ऐसे पर्सन थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स को दो टुकड़ों में तोड़ा, नेम दिया उन्होंने, कॉइन द टू टर्म्स माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। अच्छा, वो भी मेंशन है बेटा, बोर्ड पे वो भी मेंशन है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को डिटेल में एक्सप्लेन किसने किया है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत सारी बातें, माइक्रो इकोनॉमिक्स में मिर्ची मसाले और बहुत सारी बातें किसने डाली है? डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल। डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ऐसे पर्सन थे जिन्होंने दुनिया को बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन सी थियरीज हैं। इन्होंने सारा बुक बना दिया मैक्रो के ऊपर। अच्छा, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूं तो बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स को इन्होंने जन्म दिया। मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत सारी थियरीज पुटअप की जिनका नाम है लॉर्ड जॉन मैनियर्ड कीन्स। मार्शल ने मैक्रो इकोनॉमिक्स को बनाया, एलोबरेट किया, और लॉर्ड जॉन मैनियर्ड कीन ने मैक्रो इकोनॉमिक्स को बनाया। देख लेते हैं कि आपका जो पार्ट 1 है, आपके 12th का जो बेटा पार्ट 1 है ना, आपके 12th का पार्ट 1 पूरा माइक्रो यानी कि MI वाली बातों में, और जिसने मैक्सिमम डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल की थियरीज है। स्टार्टिंग आई एम रीडिंग। The study of the economics is divided by the economist in the two parts, namely microeconomics and macroeconomics. These two terms were introduced by the professor Ragnar Frisch in year 1933. दो टुकड़ों को डिवाइड किया गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एक स्मॉल पार्ट, मैक्रो इकोनॉमिक्स एक बड़ा पार्ट। आगे इंट्रोडक्शन में आगे और मैं पढ़ना चाहूंगा। इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड macros which means small, macros which means large. The term macroeconomics is derived from the Greek word macros which means a small, a millionth part, छोटे में छोटा हिस्सा। Macroeconomics analyzes the behavior of the small individual economic units such as एक कंज्यूमर की डिमांड कितनी होगी, एक घर की डिमांड कितनी होगी, एक घर का खर्चा कितना होगा, 50,000 रुपए घर का खर्चा होगा, एक फैक्ट्री में कितने वर्कर्स काम करते होंगे, एक फैक्ट्री कितना कमाती होगी, एक इंडस्ट्री में कितने एम्प्लॉइज होंगे। अगर एक की बात करूं ना, सिर्फ एक की, यानी मैं माइक्रो की बात कर रहा हूं MI, और अगर ये सेंटेंसेस को मैं ऑपोजिट में लेके जाऊं, अनेक की बात करूं, सारे लोगों का घर, सारी फैक्ट्रीज, सारे वर्कर्स की इनकम, सारे वर्कर्स का खर्चा, सारे वर्कर्स के पीछे मेंटेनेंस का खर्चा, उनकी वर्किंग कंडीशंस का खर्चा, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैं पूरी देश की बात करूं, सारी फैक्ट्रीज की, तो फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर मैं सिर्फ एक पार्ले जी फैक्ट्री की बात करूं कि पार्ले जी फैक्ट्री में कितने वर्कर्स हैं, पार्ले जी फैक्ट्री में जो वर्कर्स हैं उनकी इनकम कितनी है, उनका खर्चा कितना है, यानी मैं एक एक को पकड़ रहा हूं, इंडिविजुअल यूनिट्स, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, इंडिविजुअल बायर्स, इंडिविजुअल प्राइसेस, इंडिविजुअल मार्केट, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई। इट मींस क्लियरली कि मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स बात कर रहा हूं। आगे देखिए, the term macroeconomics is concerned with the macros, which means the large, which is concerned with the whole economy, analyzes the behavior of the whole economy. Macroeconomics हमें बताता है MA कि आप पूरी देश की बातें कर रहे हो, आप सारी पॉपुलेशन की बातें कर रहे हो, आप देश की तकलीफों की बातें कर रहे हो, देश के साथ जो सप्लाई है देश में उसकी बातें कर रहे हो, यानी आप MA मैक्रोइकोनॉमिक्स की बातें कर रहे हो। नेक्स्ट थोड़ा सा आगे जाए तो बेटा बोर्ड पे भी लिखा हुआ है और आपके सामने भी लिखा हुआ है, एडम स्मिथ इज नोन एज अ फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स, वाज द फाउंडर ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स। इन्होंने इकोनॉमिक्स को तो जन्म दिया ही है पक्का, 100% के वो इनके फादर हैं, और उसके साथ इन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स को भी फाउंड किया है, और उस पे भी थोड़ी सी इन्होंने रिसर्च, थोड़ी सी उन्होंने एनालिसिस की है। पर ज्यादा एनालिसिस की अगर मैं बात करूं ना, ज्यादा एलोबरेट की अगर बात करूं, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को ज्यादा एलोबरेट डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने किया है। But the microeconomics was developed and popularized by the Dr. Alfred Marshall with the publication. Dr. Alfred Marshall ने अपना बुक भी पब्लिश किया है with the publication namely
प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इन 1890, यानी डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने बुक पब्लिश किया और वो बुक का नाम क्या है, डैश। आपको ब्लैंक भी आ सकते हैं पेपर में कि बुक का नाम क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अच्छा बेटा, ये बुक को डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने ये बुक को कब पब्लिश किया था, इन ईयर डैश, ये भी आ सकता है 1890। तो वो सारी बातें आपको याद रखनी है, रिटन प्रैक्टिस करनी है आपको आगे। ही इज कंसिडर्ड एज अ रियल आर्किटेक्ट ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स। इन्होंने प्रॉपरली कॉन्सेप्ट्स, प्रॉपरली वो शेप, प्रॉपरली वो स्ट्रक्चर दिया है माइक्रो इकोनॉमिक्स को। मोस्ट ऑफ द हिज एनालिसिस इन हिज बुक्स आर बेस्ड ऑन द माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्रोच, यानी सारी छोटी छोटी बातों को इन्होंने उठा के वो डिटेल स्टडी करके छोटी छोटी बातों को और वो बुक बनाया और बुक को नाम दिया माइक्रो इकोनॉमिक्स। आगे डेफिनेशन की बात करें तो प्रोफेसर किन्नीथ गोल्डिंग का भी डेफिनेशन है और प्रोफेसर मॉरिस डॉब का भी डेफिनेशन है। मैं दोनों डेफिनेशन पर आना चाहूंगा। देखो प्रोफेसर किन्नीथ गोल्डिंग क्या कह रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी, आप रिसर्च कर रहे हो किस पे, इज द स्टडी, आप किस पे एनालिसिस कर रहे हो, आप किस पे स्टडी कर रहे हो, पर आप स्टडी कर किस पे रहे हो। देखो जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, लिखा हुआ है पर्टिकुलर फर्म, पार्ले-जी कंपनी, पार्ले-जी इंडस्ट्री, एक पर्टिकुलर फर्म है, उस पे आप रिसर्च कर रहे हो। अच्छा, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, किसी घर की मैनेजमेंट पे आप रिसर्च कर रहे हो कि घर की इनकम कितनी, घर के एक्सपेंसेस कितने, घर की सेविंग्स कितनी। अच्छा, घर में पूरे मंथ में वेजिटेबल्स की कंजम्पशन कितनी। आगे इंडिविजुअल प्राइसेस, एक कमोडिटी की प्राइस कितनी, बिस्लरी की बॉटल 20 रुपीज, किडनी की बॉटल 15 रुपीज। अच्छा, उसके अलावा दूसरी बॉटल्स 18 रुपीज, 15 रुपीज। तो ये इंडिविजुअल प्राइसेस को आप एनालिसिस कर रहे हो। वेजेस, एक वर्कर की इनकम कितनी, एक वर्कर की डेली बेसिस पे जो वेजेस दी जाती है वो कितनी, पूरे घर की इनकम कितनी। इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज, अलग अलग इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यानी कार की इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, टू व्हीलर इंडस्ट्री, अच्छा आईटी टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री। नेक्स्ट आगे पर्टिकुलर कमोडिटी, या एक कमोडिटी को आप अगर एनालिसिस कर रहे हो, एक कमोडिटी को अगर आप स्टडी कर रहे हो, यानी वो स्टडी को कहा जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। सेकंड की अगर मैं बात करूं, अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर मॉरिस डॉब क्या कह रहे हैं बेटा, देखो मॉरिस डॉब कह रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ माइक्रोस्कोपिक। मैं रुक जाता हूं इसी वर्ड पे और आपको 12th से लेके 10th स्टैंडर्ड में लेके जाता हूं। 10th और 9th स्टैंडर्ड में, 10th और 9th स्टैंडर्ड में अपनी लैब में, साइंस की लैब में माइक्रोस्कोपिक देखा होगा जरूर। और वो माइक्रोस्कोपिक पे आप क्या करते थे बेटा, वो माइक्रोस्कोपिक पे ना आप वो स्लाइड रख के, वो लिड रख के, वो पर्टिकुलरली उस पे आप ध्यान से एनालिसिस करते थे। वो इंसेक्टिसाइड्स, वो जर्म्स, वो पार्टिकल्स आप देखते थे और उससे कहते हैं माइक्रोस्कोपिक। यानी वो माइक्रोस्कोपिक से आप पूरी दुनिया को देख रहे हो और दुनिया में डीप बातों को जान रहे हो। यही कहना चाहते हैं प्रोफेसर मॉरिस डॉब। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ माइक्रोस्कोपिक, वो माइक्रोस्कोपिक से आप जूम करो, स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। यानी आप अगर कैमरा को जूम कर रहे हो ना तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, और जूम आउट कर रहे हो तो वो मैक्रो। फिर आप लेक्चर को देखने के लिए जूम इन कर रहे हो, जूम कर रहे हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स। फिर आप दूर जा रहे हो, जूम आउट कर रहे हो, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स। फीचर्स, मैं फीचर्स की बात करूं तो बेटा मैं फीचर्स स्टार्ट कर रहा हूं, स्ट्रेट हो जाइए। अच्छा, आपके फर्स्ट चैप्टर की बात करूं ना बेटा, फर्स्ट चैप्टर की फीचर्स स्टार्ट करने से पहले तो फर्स्ट चैप्टर की अगर मैं बात करूं, देखो बेटा फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने से पहले मैं फीचर्स तो रीड कर रहा हूं और आपको 10 to 11 फीचर्स अच्छे से डिटेल में आपको समझा रहा हूं। पर फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने से पहले ना मैं एक बात शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। देखो जिस तरह से ना ड्राइंग में हर कलर का इंपॉर्टेंस अलग होता है, हर एक कलर का, ग्रीन कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर, उसका इंपॉर्टेंस अलग होता है। उसी तरह से आपके स्टडी में सारे सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस अलग है। ओसी का इंपॉर्टेंस अलग था, ओसी का कॉन्सेप्ट बहुत इजी था और ओसी की लैंग्वेज बहुत इजी थी। ओसी यानी कि कॉन्सेप्ट भी इजी है, ओसी यानी कि लैंग्वेज भी इजी है। पर बेटा आपकी इकोनॉमिक्स की बात करूं ना, 11th के कंपैरेटिव में आपकी 12th की इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं तो इट्स फैक्ट, इट्स रियलिटी कि 12th की इकोनॉमिक्स 11th की इकोनॉमिक्स से
ज्यादा इंटरेस्टेड है, उसमें कॉन्सेप्ट और ज्यादा अच्छे हैं, इंटरेस्टिंग मिर्ची मसाला, उसके एग्जांपल्स ज्यादा अच्छे हैं, बट मैं कहना चाहूंगा फर्स्ट चैप्टर की तरफ। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है ना वो थोड़ा सा रॉ है, थोड़ा सा रॉ, यानी क्या, उसकी जो लैंग्वेज है ना उसकी आपको रिटन प्रैक्टिस ज्यादा करनी होगी, यानी जो वर्ड्स लिखे हुए हैं वो आपको अच्छे से समझने होंगे। थोड़ी सी वो रॉ है, उसमें जितना मुझसे ट्राई होगा मैं एग्जांपल्स ऐड करूंगा, पर फर्स्ट चैप्टर थोड़ा सा रॉ है। और रिमेनिंग अगर मैं सेकंड चैप्टर की बात करूं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, टेंथ अगर मैं चलते जाऊं तो वो सारे कॉन्सेप्ट और सारी लैंग्वेज टोटली इंटरेस्टेड है, बहुत अच्छे। पर फर्स्ट चैप्टर इजी है, इट्स डैम इजी, पर उसकी जो लैंग्वेज है ना वो थोड़ी सी अलग है, वो थोड़ी सी रॉ है, वो प्योरली इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज लिखी हुई है। ये बताना मैंने जरूरी समझा आपको। जैसे आप उस फर्स्ट चैप्टर की ज्यादा से ज्यादा रिटन प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल्स अपने सिंपल लैंग्वेज में भी आप बना के लिख सको। आई एम स्टार्टिंग द फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट पॉइंट की तरफ अगर मैं बढ़ूं तो लिखा हुआ है स्टडीज ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। इकोनॉमिक्स की ऑलरेडी मीनिंग ये है कि आप किसी न किसी पे बैठ के स्टडी कर रहे हो। लिखा हुआ है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स की मैं मीनिंग क्लियर करा चुका हूं इंट्रोडक्शन में, इंडिविजुअल यूनिट्स बहुत अच्छे से समझा चुका हूं, पर फिर भी बेटा वर्ल्ड के सबसे बड़े फॉरेस्ट की बात करूं ना तो आपको दिमाग में उसका नाम याद आ रहा होगा। जिनको थोड़ा सा नॉलेज है उनको पता होगा कि वर्ल्ड के सबसे बड़े फॉरेस्ट की मैं बात करूं तो उसका नाम है अमेज़न। यस, वो अमेज़न अगर पूरे फॉरेस्ट को देखे ना, पूरा फॉरेस्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स में चलेगा। पर अगर उस पूरे फॉरेस्ट में से एक एक ट्री पे बैठ के ऑब्जर्वेशन करें, मैं एक एक ट्री को देखूं, उस ट्री की ब्रांचेस को एनालिसिस करूं, उस ट्री के लीव्स को एनालिसिस करूं, उससे कहते हैं इंडिविजुअल यूनिट्स। यानी अमेज़न पूरे फॉरेस्ट को मैंने नहीं देखा, पूरे फॉरेस्ट में कितने ट्रीज है मैंने वो नहीं देखा, पर पूरे फॉरेस्ट में से अगर एक ट्री को पकड़ूं, उस ट्री की ब्रांच को देखूं, उस ट्री के फ्रूट्स को देखूं, उस ट्री के लीव्स को देखूं, यानी तब आप कह सकते हो कि सर आप ये एक ट्री कह रहे हो, एक ब्रांच कह रहे हो, यानी आप इकोनॉमिक्स में आप इंडिविजुअल यूनिट्स की बात कर रहे हो। यस, रीड कर रहा हूं मैं उसके तरफ। भले वो एक फैक्ट्री हो, भले वो एक घर हो, भले वो एक ट्री हो, भले वो एक हाउस होल्ड हो, उसे कहते हैं स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। नंबर 1, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स, वो डील करता है, वो लागू होता है उस बात पे विद द एनालिसिस ऑफ द स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ द इकोनॉमी, सच एज द कंज्यूमर्स, such as firms, such as producers, such as individual incomes, individual expenses, individual savings, individual consumptions and etc. ये सारे वर्ड्स अगर आपको लैंग्वेज थोड़ी हार्ड लग रही है तो ये सारे वर्ड्स आप इजीली अपने बना के रिटन प्रैक्टिस जरूर करना। इकोनॉमिक्स में अगर आपने रिटन प्रैक्टिस नहीं की तो आपको तकलीफ होगी, जब आप टेस्ट दोगे ना आपकी तकलीफ होगी उसमें। तो रिटन प्रैक्टिस इज मस्ट फॉर ऑल स्टूडेंट्स। जो भी लेक्चर देख रहे हैं ना, रिटन प्रैक्टिस यानी बहुत जरूरी है, बहुत। सेकंड की अगर मैं बात करूं, देखो बेटा सिंपली आपके सामने सेकंड की अगर मैं बात करूं ना तो देखो स्लाइस का पैकेट है आपके सामने, आप अज्यूम करो, अजम्पशन लो, अज्यूम यानी एक्चुअली प्रैक्टिकल एग्जांपल है। अगर मैं पूरे स्लाइस के पैकेट की बात करूं, उसके अंदर जितनी भी ब्रेड है, जितने भी स्लाइसेस हैं, मैं सारे पीसेस की अगर बात करूं ना तो सारी स्लाइस की बात करना, सारे पीसेस की बात करना मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा, MA। अगर मैं सेकंड पॉइंट की तरफ देखूं और अगर स्लाइस के एक एक पीस की बात करूं, अ सिंगल पीस ऑफ द स्लाइस, सिंगल ब्रेड की अगर मैं बात करूं ना, उस सिंगल पीस को, उस सिंगल ब्रेड के पीस को कहते हैं स्लाइसिंग मेथड। सामने लिखा हुआ है क्लियरली स्लाइसिंग मेथड, यानी कि मैं पूरे स्लाइस को नहीं देख रहा हूं, पर पूरे स्लाइस में से, सारी स्लाइसेस में से एक एक स्लाइस को देख रहा हूं, उसे आप कहोगे सिंगल मेथड या उसे आप कहोगे स्लाइसिंग मेथड। देखिए मैं रीड करना चाहूंगा उस स्लाइसिंग मेथड को। इट डिवाइड्स और स्लाइसेस द इकोनॉमी, वो पूरे इकोनॉमी को डिवाइड कर रहे हैं कितने में, वो पूरे इकोनॉमी को अलग अलग स्लाइसेस में, पूरे इकोनॉमी को अलग अलग पीसेस में डिवाइड कर रहे हैं इनटू स्मॉल यूनिट्स। स्टडी ऑफ ईच यूनिट इन अ डिटेल, स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर हाउसहोल्ड डिमांड, पर्टिकुलर कंज्यूमर, पर्टिकुलर होलसेलर, पर्टिकुलर रिटेलर एक्सेट्रा, उसे कहते हैं स्लाइसिंग मेथड। थर्ड,
थर्ड की अगर मैं बात करूं तो वो आपकी लैब है, 10th की आपकी लैब, 9th की आपकी लैब। और आप लैब में मॉर्निंग के लेक्चर्स में साइंस के लेक्चर्स खास करके हमारे तो, मैं झूलेलाल ट्रस्ट स्कूल से बिलोंग करता हूं, तो खास करके हमारे तो जो मॉर्निंग के लेक्चर्स थे ना वो 9:30 से लेके 10:30 तक हमारा लैब का लेक्चर लगता था साइंस का। और हम उस लैब में जाके 30 मिनट्स, 40-50 मिनट्स रोल नंबर वाइज एक एक जना वो माइक्रोस्कोप पे बैठ के देखता था और उस पार्टिकल्स को ना डिटेक्ट करते थे कि वो पार्टिकल्स कैसे दिख रहे हैं, वो इंसेक्ट्स कैसे दिख रहे हैं, या वो लिड पे जो हमने ढक्कन पे वो चीज रख के दिख रही है उसे कितना जूम करके देखा जा रहा है। द जूम वर्ड ट्रीटेड एज अ माइक्रोस्कोपिक। आप पूरी इकोनॉमी की, पूरे देश को, पूरे देश के मार्केट को, आप पूरे देश के मार्केट को जूम करके देख रहे हो, उसे मैं कहूंगा माइक्रोस्कोपिक इकोनॉमिक अप्रोच। देखो, microeconomics consists of looking at the economy through the microscope as it want to see the millions of the cells in the economy। पूरे अमेज़न फॉरेस्ट को आप ध्यान से देखो तो आपको उसमें करोड़, मोर देन करोड़, बिलियंस ऑफ ट्रीज दिखाई देंगे, पर एक ट्री को पकड़ोगे तो उसी तरह से जूम में जाके एक ट्री के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस दिखाई देंगी। यस, द इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, इंडिविजुअल फर्म्स play their part in the working of a whole economy। It is the individualistic approach। एक जने के सोच की बात है, individualistic approach, एक जने की टॉपिक की बात है ये। It studies the individual tree। एक ट्री को स्टडी करो, क्लियरली लिखा हुआ है, मैं इतनी देर से एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि क्लियरली लिखा हुआ है। It studies the individual tree, एक ट्री को, न कि पूरे अमेज़न फॉरेस्ट को। फोर्थ पॉइंट, पार्शल। फोर्थ पॉइंट की अगर मैं फर्स्ट वर्ड की बात करूं ना, फर्स्ट वर्ड, बेटा फोर्थ पॉइंट का फर्स्ट वर्ड अगर मैं देखूं तो उसमें लिखा हुआ है पार्शल। पार्शल यानी कुछ हिस्सा रहा हुआ, पर जो हिस्सा रहा हुआ है, जो हिस्सा रख दिया गया है, उसके अलावा दूसरे हिस्से की बात करें उसे कहते हैं इक्वल बैलेंस, पार्शल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम यानी इक्वल बैलेंस। द वर्ड इक्यू यानी कि इक्वल, लिब्रम यानी कि बैलेंस, उसे कहते हैं इक्वल बैलेंस, पर पार्शियल इक्वल बैलेंस। बड़ी बातें नहीं करके छोटी बातों के साथ इक्वल बैलेंस, दैट्स कॉल्ड एज अ पार्शियल इक्वल बैलेंस। कैसे? रीड कर रहा हूं मैं उसे। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन सेट्रस पेरिबस यानी कि अजम्पशंस। अज्यूम करो, सेट्रस पेरिबस यानी कि अजम्पशंस। अजम्पशंस यानी पता है क्या? अंदाजा लगाना, प्रेडिक्शन करो। प्रेडिक्शन करो कि अगर जून जुलाई में अगस्त में बहुत बारिश पड़ी, यानी कि फैक्ट में जून जुलाई अगस्त सच में भी रेनी सीजन है तो क्या होगा? रेनी सीजन है तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि कोल्ड ड्रिंक्स की सेल कम हो जाएगी और कोल्ड ड्रिंक्स के जगह पे, उसकी जगह पे रेनकोट्स की और जो अम्ब्रेलास होती है उनकी सेल बढ़ जाएगी। दैट्स कॉल्ड एज अ सेट्रिक पेरिबस यानी कि अजम्पशंस। आप एक साइड ये सोचो कि कोल्ड ड्रिंक्स की सेल कम हो जाएगी, साइड रख दो उसे, क्यों सेल कम हो जाएगी? क्योंकि एक साइड आप ये सोच रहे हो, अज्यूम करो कि सच में भी जून जुलाई अगस्त और प्रैक्टिकली में भी जून जुलाई अगस्त रेनी सीजन ही है, तो फिर क्या होगा बेटा? रेनी सीजन में वो रेनकोट की और अम्ब्रेलास की सेल बहुत बढ़ जाएगी। दैट्स कॉल्ड एज अजम्पशन, सेट्रिक पेरिबस। Microeconomics is based on the ceteris paribus assumptions। Other things remain constant। दूसरी चीजों को साइड रख दो, सारी चीजें पड़ी रही जैसे हैं सो हैं। मैंने ये नहीं कहा कि प्राइस बढ़ जाएगी, मैंने ये कहा कि आप ये समझो कि अगर बारिश आ जाएगी तो क्या होगा? बारिश आ जाएगी तो सारी चीजों को साइड रखो, उनकी सेल अलग हो जाएगी और फिर अचानक से क्या होगा? रेनकोट्स की सेल बढ़ जाएगी। अचानक से क्या होगा? अम्ब्रेलास की सेल बढ़ जाएगी। Like a law of demand based on the assumption the income of the consumer। मैंने प्राइसेस की बात नहीं की, मैंने इनकम की बात नहीं की, मैंने महंगाई की बात नहीं की, मैंने लॉकडाउन की बात नहीं की। ये सारी बातों को एक जगह पे रखोगे तो जाके, लॉकडाउन नहीं सोचोगे तो जाके अम्ब्रेलास की सेल बढ़ेगी, लॉकडाउन नहीं सोचोगे तो जाके रेनकोट्स की सेल बढ़ेगी। उसे कहते हैं अदर थिंग्स रिमेन सेम या कांस्टेंट। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट की अगर बात करूं बेटा, देखो वो स्लाइस का पॉकेट, मैं ये स्लाइस की पॉकेट की बात करूं ना तो आप डेली बेसिस पे घर पे कंज्यूम करते होंगे। बेटा स्लाइस की पॉकेट की बात करें तो ये स्लाइस का पैकेट 28 रुपीज का, 28 रुपए का पैकेट। ना तो आपने 28 रुपीज प्राइस डिसाइड की है, ना मैंने प्राइस डिसाइड की है,
ना रिटेलर ने प्राइस डिसाइड की है, ना होलसेलर ने प्राइस डिसाइड की है, प्राइस डिसाइड की है उस कंपनी ने, जो कंपनी यानी कि विप्स कंपनी ने प्राइस डिसाइड की है। तो सवाल ये आता है कि 28 रुपीस ही प्राइस डिसाइड क्यों की है, उसे कहते हैं प्राइस थ्योरी। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें समझाता है कि आप चीजों की प्राइस डिसाइड कैसे करोगे। पेन की प्राइस 10 रुपीस, तो 10 क्यों रखी आपने? 7 भी तो रख सकते थे, 12 भी रख सकते थे, 15 भी रख सकते थे। नहीं, प्राइस डिसाइड होती है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड। खपत कितनी है, चाहिए कितना मार्केट में, ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई। आप सप्लाई कितना कर रहे हो, डिमांड जितनी होगी 500 यूनिट्स, सप्लाई जितनी होगी 500 यूनिट्स, उन 500 यूनिट्स और 500 यूनिट्स जब इक्वल मिल जाएंगे उसके बेसिस पे प्राइस डिसाइड होगी। यानी कि रिटेलर के पास 10 पैकेट्स हैं सेल करने के लिए और मार्केट में 10 कस्टमर्स हैं खरीदने के लिए, यानी डिमांड और सप्लाई जहां पे इक्वल होती है ना, डिमांड और सप्लाई जहां पे मिल जाती है, उस मिलने वाली पॉइंट को कहा जाता है इक्विलिब्रियम, यानी कि इक्वल बैलेंस। और वो इक्वल बैलेंस से क्या होता है, सारी चीजों का प्राइस डिसाइड होता है। रीड कर रहा हूं मैं इस पॉइंट को। पार्शियल इक्विलिब्रियम के बाद प्राइस थ्योरी की बात करें तो देखिए कैसे। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज नोन एज अ प्राइस थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें प्राइस डिसाइड करना सिखाता है कि चीजों की प्राइस डिसाइड कैसे करते हैं। ना आप करते हैं ना मैं करता हूं, पर कौन करता है? बिकॉज ऑफ द थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइस एंड द थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइस फॉल विद इन द डोमेन ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि लिमिट डोमेन, यानी कि उस लिमिट तक आती है। इट इज अ रिलेटिव प्राइस ऑफ कॉटन, फूड ग्रेन्स, जूट, यानी कि अगर कॉटन की प्राइस, फूड ग्रेन्स की प्राइस, जूट की प्राइस सब बराबर होगा तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन सही होगी, और प्रोडक्शन सही होगी तो मार्केट में जो प्राइस पे राइस, फूड ग्रेन सेल किए जाएंगे वो भी सही होंगे। और वो डिपेंड होता है कि लैंड, लेबर और अदर रिसोर्सेस कितने अवेलेबल हैं, आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। नेक्स्ट की बात करें, देखो एनालिसिस एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेस एंड इकोनॉमिक एफिशिएंसी। देखो 3 बच्चे घर पे 3 बच्चे खाना खा रहे हैं, खाना बनाने वाली मम्मी को पता है कि 3 बच्चों में से एक बच्चा खाना काफी अच्छे से खाता है, यानी उसकी कंजम्पशन ज्यादा है, तो उसे 3 चपाती दो, पक्का 3 तो पक्का खाएगा, 4 भी खा लेगा। दूसरा बच्चा बेचारा खाने में थोड़ा सा लेजीनेस है, उसका इतना कंजम्पशन ज्यादा नहीं है, वो खाना थोड़ा कम खाता है, यानी किन का कंजम्पशन कम होता है, तो उसे 2 चपाती दो। अच्छा, जो तीसरा बच्चा है वो भी वैसा ही है, वो भी खाना उतना ही खाता है, उससे भी 2 चपाती दो, यानी 3, 2, 5 और 2 7, यानी तीनों बच्चों के लिए मम्मी लगभग 7 या 1 चपाती ज्यादा 8 चपाती बनाएगी। जैसे चपाती में वेस्टेज ना हो, मम्मी 7 चपाती की जगह 10 चपाती नहीं बनाएगी, 7 की जगह 10 की जगह 12 नहीं बनाएगी, 7 की जगह 8 जरूर बनाएगी, 8 की जगह 9 जरूर बनाएगी। उसी तरह से कैसे बेटा, उसी तरह से टाटा सॉल्ट पूरे इंडिया के लिए बनता है, पूरे इंडिया के लिए, पर पूरे इंडिया में टाटा सॉल्ट कंजम्पशन कैसे होता है, टाटा सॉल्ट बनाने वालों को ये कैसे पता चलता है कि महाराष्ट्र में टाटा सॉल्ट के कितने पैकेट्स, गुजरात में टाटा सॉल्ट के कितने पैकेट्स, आंध्र प्रदेश में टाटा सॉल्ट के कितने पैकेट्स, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में टाटा सॉल्ट के कितने पैकेट्स, उससे कहते हैं एनालिसिस, डिटेल स्टडी, एलोकेशन, अलग अलग जगहों पे रखना। महाराष्ट्र में कितने पैकेट्स रखोगे, उत्तर प्रदेश में कितने रखोगे, गुजरात में कितने प्रोडक्शन करोगे, कितने सप्लाई करोगे, ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी यानी क्या, वेस्टेजेस ना होना, एकदम सही होना। 3 बच्चों के लिए 7 चपाती बरोबर है, 3 बच्चों के लिए 8 चपाती एक्स्ट्रा भी दो, क्योंकि कभी कभी घर पे कंजम्पशन बढ़ जाती है तो थोड़ा एक्स्ट्रा भी होता है, पर वेस्टेज नहीं होना चाहिए। दैट्स कॉल्ड एज एनालिसिस, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, इकोनॉमिक एफिशिएंसी। कैसे बनाना है, अच्छा उसके अंदर डिटेल एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, व्हाट टू प्रोड्यूस। एग्जांपल के हिसाब से बनाना क्या है, एग्जांपल के हिसाब से हमें सॉल्ट बनाना है, टाटा सॉल्ट। वेयर टू प्रोड्यूस, कहां पे बनाना है, हमें सॉल्ट की फैक्ट्री बनानी है नियर द सी शोर, उसके नियर बाय में।
अच्छा, व्हाट टू प्रोड्यूस, वेयर टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करना है। महाराष्ट्र की पॉपुलेशन के हिसाब से बात करें तो 15 से 20 करोड़ महाराष्ट्र की पॉपुलेशन है। गुजरात की पॉपुलेशन के हिसाब से देखें, उनकी पॉपुलेशन, उत्तर प्रदेश के हिसाब से देखें तो उतने करोड़ ऑफ पैकेट्स। यानी व्हाट टू प्रोड्यूस, वेयर टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करेंगे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से, जैसे रिसोर्सेस की वेस्टेजेस कम से कम हो और प्रॉफिट और एफिशिएंसी ज्यादा से ज्यादा हो। व्हाट टू प्रोड्यूस, वेयर टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, whom's going to produce, यानी कौन जाके वो प्रोडक्शन करेगा, कितने लेबर्स लगेंगे, कितनी मशीन्स लगेंगी, उन सारी बातों को सोच के कहते हैं एलोकेशन ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी। रीड कर लिया, पहले मैंने आपका कंटेंट रीड नहीं किया है पर मैंने वो पूरा कंटेंट आपको हिंदी में समझाया है, लिखा क्या है बेटा क्लियरली, मैं रीड कर रहा हूं एक बार फिर से इंग्लिश में। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस इन्वॉल्व्स व्हाट टू प्रोड्यूस, टाटा सॉल्ट, हाउ टू प्रोड्यूस विद द लेटेस्ट मशीन्स, हाउ मच टू प्रोड्यूस एज पर द कंजम्पशन, एज पर द पॉपुलेशन, efficiency in the allocation of resources is attained with the resources and allocate maximize satisfaction। तीनों बच्चों का पेट भरना चाहिए तो जाके वो माँ जो रोटी परोस रही है 3 बच्चों को वो काफी खुश हो जाएगी। 7th पॉइंट, इकोनॉमिक वेलफेयर। इकोनॉमिक वेलफेयर की बात करें ना बेटा तो देखो हर किसी का, हर व्यक्ति का, हर उस आदमी का जो देश में रह रहा है उसका हक है कि उसे मिनिमम बेसिक नेसेसिटीज मिले। यानी कि मिनिमम बेसिक नेसेसिटीज में नंबर 1 फूड, फूड वेस्टेज नहीं होना चाहिए, फूड ग्रेन्स वेस्टेजेस बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अगर वेस्टेजेस बिल्कुल नहीं होंगी, फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन प्रॉपरली होगी, उनकी सप्लाई प्रॉपरली होगी। अच्छा, सप्लाई करने के लिए ट्रांसपोर्ट प्रॉपरली होगा, ट्रांसपोर्ट के लिए वेयर हाउसिंग भी चाहिए, वेयर हाउसिंग भी प्रॉपरली होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रॉपरली होगा, तो जाके एक घर में वो टाटा सॉल्ट पहुंचेगा और उस फैक्ट्री से पहुंचेगा जहां पे प्रोडक्शन हो रही है। यानी प्रोडक्शन और कंजम्पशन के जो बीच का रास्ता है ना उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और अगर कमी नहीं आएगी यानी जिसको जितनी चपाटी खानी है वो खाएगा, जिसको जितना सॉल्ट घर में चाहिए वो उतना कंज्यूम करेगा, और उसे कहते हैं इकोनॉमिक एफिशिएंसी। यस, यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेस विदाउट इट्स वेस्टेजेस। रीड कर रहा हूं मैं उसे। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द क्वेश्चन ऑफ एफिशिएंसी and welfare which can be achieved when the scarce shortage अगर हो रही है resources की तो we obtain the maximum possible satisfaction कि सबके घर में वो minimum basic necessities पहुंचे, हर family member के लिए वो basic necessities पहुंचे। eliminating, आप उसे हटा दो, किस बात को हटा दो, wastages को। अगर कभी भी बेटा कभी भी आप एफिशिएंसी वर्ड सुनो ना, एफिशिएंसी, सर एफिशिएंसी क्या है, तो वो मेरा एग्जांपल याद रखो। जिन्होंने लेक्चर्स ऑनलाइन देखे उनको ही समझेगा, जो सामने ध्यान दे रहे हैं उनको ही समझेगा कि वो मम्मी चपाटी बना रही है, मम्मी चपाटी बना रही है बहुत परफेक्ट नहीं, बहुत एफिशिएंसी से, और मम्मी की डॉटर चपाटी बना रही है तो डॉटर से मिस्टेक्स होंगी, गलतियां होंगी। डॉटर की चपाटी एफिशिएंट नहीं है और मम्मी की चपाटी एकदम एफिशिएंसी है। नेक्स्ट 8th पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो लिखा हुआ है बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस, कुछ बातों पे डिपेंड है, कुछ बातों में यानी कैसे, देखो बिजनेस करने में बेटा, बिजनेस करने में गवर्नमेंट का अगर वो बिजनेस हमारी लोकल लेवल का है तो ये अजम्पशन है, ये माना जाता है, अजम्पशंस यानी माना जाता है इन बातों को कि गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगा तो बिजनेस बहुत इजीली होगा, उसे कहते हैं बेस्ड ऑन अजम्पशंस। अगर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है तो बिजनेस करना बहुत इजी है, रिस्ट्रिक्शंस ज्यादा है तो बिजनेस करने में तकलीफ भी ज्यादा होगी, रिस्ट्रिक्शंस और ज्यादा तो बिजनेस कर ही नहीं पाएंगे। बेस्ड ऑन अजम्पशंस, माइक्रो इकोनॉमिक्स बेस्ड ऑन द अजम्पशंस लाइक फुल एम्प्लॉयमेंट, लेजी फेयर पॉलिसी, लेजी फेयर पॉलिसी को कहा जाता है नॉन इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट का डिस्टर्बेंस नहीं होगा, गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शन कम से कम होगा तो जाके बिजनेस बहुत अच्छा होगा। और नॉन इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट दखलंदाजी न दे, उसे कहा जाता है लेजी फेयर पॉलिसी। नेक्स्ट आगे की अगर बात करें
परफेक्ट कंपटीशन, प्योर कंपटीशन, प्योर कैपिटलिज्म, ये सारे मार्केट्स हैं, ये बिजनेस करने के सारे मार्केट्स हैं और आपके आने वाले चैप्टर्स के बड़े से बड़े और इंपॉर्टेंट के इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट्स भी हैं। यस, आगे नेक्स्ट 9th पॉइंट, मैं 9th पॉइंट की तरफ बढ़ रहा हूं। 9th पॉइंट बढ़ने से पहले ना मन को सुकून नहीं मिल रहा है। देखो, फर्स्ट के बाद सेकंड आएगी, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ, ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पर बेटा एक बार फिर से अपने बच्चों को पहले 8 पॉइंट्स रिवाइज कराना चाहूंगा और फिर लास्ट की 3 पॉइंट्स उसमें और ऐड कराना चाहूंगा। नंबर 1, मैं नंबर 1 की बात करूं तो देखो क्या लिखा हुआ है, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। आपको एक घर की, एक फैक्ट्री की, एक कंज्यूमर की, एक प्रोड्यूसर की स्टडी करनी है, एनालिसिस करने, उसे कहते हैं स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। सेकंड, मैं सेकंड पॉइंट की अगर बात करूं तो अगेन सेकंड पॉइंट की अगर बात करूं तो बताओ क्या है। सेकंड पॉइंट की बात करूं तो बेटा फिर से सारे स्लाइस के पैकेट में से फिर आप कोई एक स्लाइस चुनो, दैट्स द स्लाइसिंग मेथड। सारे में से आप एक स्लाइस का पीस सेलेक्ट करोगे, पीसेस को डिवाइड करोगे, यानी कि आप इकोनॉमी को सेलेक्ट कर रहे हो, इकोनॉमी को डिवाइड कर रहे हो और उस पर डिटेल स्टडी कर रहे हो, उसे कहते हैं स्लाइसिंग मेथड। थर्ड, मैं थर्ड पॉइंट की अगर बात करूं तो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच यानी क्या, याद रखो, बताओ तो। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच यानी कॉमर्स में से निकलो और 10th में चले जाओ, 9th में चले जाओ, तो फिर वो आपका माइक्रोस्कोप जिसपे आप वो लिड पे डिटेल में पार्टिकल्स देखते हो, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, उसी नजर से आप पूरे देश को देखो, उसी नजर से जूम करके आप लेक्चर्स को सुन रहे हो, उसे कहा जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। फोर्थ पॉइंट, आदि पार्शियल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इक्वल बैलेंस, इक्विलिब्रियम की बात होती है इक्वल बैलेंस डिमांड और सप्लाई। पार्शियल यानी क्या, कुछ बातों को छोड़ के, बड़ी बड़ी बातों को छोड़ के हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स को पकड़ा है तो वो पार्शियल इक्विलिब्रियम है, यानी कि किसी बातों को साइड रख के। फिफ्थ पॉइंट, प्राइस थ्योरी। कैसे डिसाइड किया जाता है, विप्स के पैकेट की प्राइस 28 रुपीज कैसे डिसाइड की, ना आपने डिसाइड की ना मैंने डिसाइड की, हम डिसाइड करते हैं ना, बताया क्या होता, हम डिसाइड करते तो कम रखते, कहा अच्छा है महंगाई बच गई, हम 28 वाली ब्रेड को सोचते कि 20 रुपए में दो, 15 में दो, नहीं नहीं नहीं, जो कमा रहा है उसके लिए भी तो सोचना है। अच्छा, जो कमा रहे छोड़ो, जो बना रहे हैं उसके लिए भी सोचना है, यानी कमाने वाले के लिए भी सोचना है, बनाने वाले के लिए सोचना है, और बनाने वाला खाने वाले के लिए भी सोचेगा, तो एक दूसरे के लिए मिलकर सोचेंगे ना, कंज्यूमर सप्लायर्स के लिए, सप्लायर्स कंज्यूमर्स के लिए, तो जहां पे दोनों के सोच मिली उसे कहते हैं प्राइस थ्योरी, वो प्राइस डिसाइड होगी। सिक्स्थ पॉइंट, एनालिसिस। एनालिसिस ऑफ द एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेस। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस यानी फिर वही बात आ गई कि टाटा सॉल्ट की प्रोडक्शन करनी है, पर महाराष्ट्र के लिए कितनी, गुजरात के लिए कितनी, उत्तर प्रदेश के लिए कितनी और आंध्र प्रदेश के लिए कितनी, उसमें बताया गया व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करोगे आप, टाटा सॉल्ट, वेयर टू प्रोड्यूस, कहां प्रोड्यूस करोगे, सी शोर के नियर बाय, क्योंकि सॉल्ट एक्सट्रैक्ट ही वहां से किया जाता है, हाउ मच टू प्रोड्यूस, पॉपुलेशन के हिसाब से, हु इज गोइंग टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस कौन करेगा, हमारे एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज कितने लगेंगे, ये सारी बातों को एलोकेट करो। एलोकेट करना यानी फिट करना, तोड़ना, डिवाइड करना। नेक्स्ट, उसके बाद इकोनॉमिक वेलफेयर, सबका भला हो, सबका, प्रोडक्शन से लेके कंजम्पशन तक, प्रोडक्शन से लेके कंजम्पशन तक कोई भी इस पूरी चेन में कोई भी गड़बड़ी नहीं। मालगाड़ी के सब डब्बे बरोबर होंगे ना तो गाड़ी रास्ते पे पहुंचेगी, अगर वो एक भी डब्बे ने अगर ट्रैक बदल लिया तो गाड़ी रास्ते से ही गिर जाएगी। यानी सारे लोगों के लिए, पूरी पॉपुलेशन के लिए मिनिमम बेसिक नेसेसिटीज अवेलेबल हो, मिनिमम फूड अवेलेबल हो। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन द सर्टेन असम्पशंस। असम्पशन है, असम्पशन करोगे बारिश होगी तो मैं भी असम्पशन करूंगा कि रेनकोट्स की डिमांड होगी। असम्पशन करोगे कि सच में बारिश हो रही है तो मैं भी असम्पशन करूंगा कि रेनकोट्स के साथ अम्ब्रेलास की भी बहुत सारी डिमांड है। अब आगे बढ़ सकते हैं। 9th पॉइंट, मैंने 8 पॉइंट आपको रिवाइज करा दी, अच्छे से समझा दी। फॉरवर्डिंग, मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स 9th वन, यूज ऑफ द मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल यानी ये देखो क्या होता है, देखो पानी की प्यास लगी है आपको, पानी की अगर मैं बात करूं ना बेटा, आपको पानी की प्यास लगी है, आप पानी पी रहे हो कंटिन्यूसली आप पानी पीते जा रहे हो, हाफ ग्लास और पीते जा रहे हो, 3/4, पहले आपकी प्यास आधे गिलास तक बुझी, थोड़ा और
आपकी प्यास 3/4 तक बुझी। जितना थोड़ा ऐड किया ना, जितना थोड़ा ऐड किया उससे कहा जाता है मार्जिनलिज्म। मार्जिनल यानी थोड़े में थोड़ा, थोड़े में थोड़ा, थोड़े में थोड़ा यानी कि थर्स्टी क्रो को याद रखो। वो थर्स्टी क्रो जो स्टोन्स उठा के उस पॉट में, स्टोन्स उठा के उस पूरे पॉट में जो थ्रो करता था, पानी थोड़ा ऊपर आ रहा है, मार्जिनलिज्म। फिर पत्थर फेंकता था, फिर पानी थोड़ा ऊपर आता था, फिर पत्थर फेंकता था, फिर पानी थोड़ा होता था, उसे कहते हैं मार्जिनल, थोड़े में थोड़ा। एडिशन मेड इन टोटल, टोटल में एडिशन, पहले आधा ग्लास, उसमें थोड़ा और 3/4, उसमें थोड़ी और सिप्स ऐड कर दो, पूरा ग्लास आपने पानी पिया यानी आपका पूरा पेट भर चुका है। यस, मैं रीड कर रहा हूं उससे, देखो रीड कर रहे हैं बेटा उस पॉइंट को। इट इज अ कॉन्सेप्ट, इट्स अ क्यूरेशियल इंपॉर्टेंस। ये इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। मार्जिनलिज्म मींस अ चेंज बट अबाउट इन टोटल। पूरा मटका खाली है, एक पत्थर फेंका क्रो ने, थोड़ा पानी ऊपर आया, फिर एक पत्थर फेंका, उस थोड़े में थोड़ा और ऊपर आया, तो थोड़े में थोड़ा और कितना हुआ उसे कहा जाता है मार्जिनल। 100 में 10 ऐड कर रहा हूं, 110 होगा। टोटल कितना होगा बेटा? 100 में 10, टोटल कितना? 110। 110 में और 10 पॉइंट्स ऐड कर रहा हूं, जो और 10 की ना उसे कहा जाता है 120। 120 टोटल हुआ, 120 पॉइंट्स में 10 पॉइंट्स और ऐड कर रहा हूं, मार्जिनल 130। यस, इकोनॉमिक्स में भी ऐसे ही होता है, थोड़े में थोड़ा ऐड होता जाता है और टोटल यूटिलिटी बन जाती है, टोटल पॉइंट्स बन जाती है। broad change about in total by additional unity, marginal unit. All important microeconomic decisions are based on the marginal, like marginal utility, marginal product, marginal cost. वो एक एक आपको चैप्टर के हिसाब से डिटेल में समझाना पड़ेगा, उस क्वेश्चन के हिसाब से डिटेल में समझाना पड़ेगा। बाकी मार्जिनल की मेन मीनिंग क्या है मैंने वो थर्स्टी क्रो से याद करा दी। मार्जिनल यानी कि थर्स्टी क्रो का एग्जांपल। नेक्स्ट, लिमिटेड स्कोप। हाँ, मानता हूं मैं इस बात को, मैं इस बात को 100% मानता हूं बेटा कि जो हमारी इकोनॉमिक्स है ना वो एक स्लाइस के पैकेट पे रुकी है। हमारी इकोनॉमिक्स एक घर के दरवाजे पे रुकी है, हमारी इकोनॉमिक्स एक वर्कर के इनकम पे रुकी है, हमारी इकोनॉमिक्स एक वर्कर के घर के खर्चे पे रुकी है। हमारी इकोनॉमिक्स ये इंक्लूड नहीं कर रही है कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है, हमारी इकोनॉमिक्स ये इंक्लूड नहीं कर रही है कि टोटल कंजम्पशन कितनी है, हमारी इकोनॉमिक्स ये इंक्लूड नहीं कर रही है कि टोटल अनएम्प्लॉयमेंट कितनी हो रही है। क्यों? क्योंकि हम जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, MI। और माइक्रो इकोनॉमिक्स की डिसएडवांटेज, उसका स्कोप लिमिटेड है, वो बड़ी बड़ी बातों तक नहीं जाती है, वो सिर्फ छोटी बातों तक कनेक्ट होती है। The study of the microeconomics is limited to the individual economic unit only. It does not deal, वो बड़ी बातों से प्रॉब्लम नहीं रखेगी ना। लॉकडाउन का प्रॉब्लम 135 करोड़ लोगों के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम पूरे देश के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स, रिसेशन का प्रॉब्लम पूरे देश के साथ है मैक्रो इकोनॉमिक्स, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सारे बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में, MI इकोनॉमिक्स में नहीं आते, वो उसे इग्नोर करती है। इसकी वजह से उसका जो स्कोप है ना वो छोटा है, वो लिमिटेड है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 11th पॉइंट की बात करें। देखो बेटा 11th पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो लिखा हुआ है एनालिसिस ऑफ द मार्केट स्ट्रक्चर। कुछ पेरेंट्स स्ट्रिक्ट होते हैं बच्चों के फ्यूचर के लिए और कुछ पेरेंट्स थोड़े से लीनियंट होते हैं बच्चों के आज़ादी के लिए। कुछ पेरेंट्स स्ट्रिक्ट होते हैं कि बच्चों का हमें टेंशन है, बच्चे हमारे क्या करेंगे। तो उसी तरह से बिजनेस में भी ऐसे होता है, किस किस मार्केट पे गवर्नमेंट का बहुत रेस्ट्रिक्शंस रहता है, अलग मार्केट होता है वो, और लोकल मार्केट पे, उन कमोडिटीज के मार्केट पे गवर्नमेंट का कम रेस्ट्रिक्शंस होता है, तो लोग बिजनेस भी ज्यादा कर पाते हैं। ये हमें बता रहे हैं कि आप हमें बताइए कि मार्केट स्टडी किया क्या जाता है। मार्केट स्टडी इंक्लूड्स परफेक्ट कंपटीशन। साईं बाबा मार्केट, बहुत सारे शॉप्स हैं, बहुत सारे शॉप्स पे बहुत सारे कस्टमर्स आएंगे। परफेक्ट कंपटीशन, प्योर कंपटीशन जिसमें गवर्नमेंट का रूल नहीं हो, जिसमें कोई तकलीफ नहीं हो, प्योरली मार्केट हो। पर प्योर कंपटीशन यानी जो प्योरली एक्चुअली बिजनेस होता है। मोनोपोली जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेलर हो, बेचने वाला एक और खरीदार अनेक।
बेचने वाला एक और खरीदार अनेक, कॉल्ड एज अ मोनोपोली। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, वो आपस में मोनोपोली, जो सेलर्स हैं अलग अलग देश के, उनके बीच में कंपटीशन, कॉल्ड एज अ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, पूरी चैप्टर्स हैं इनके बेसिस पे। तो ये एक मार्केट स्ट्रक्चर की जो बात है ना, वो इतनी बड़ी है बेटा, तो फैक्ट बताऊं, आपके इकोनॉमिक्स का पूरा बुक चला जाएगा उसमें। इसके वजह से मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल दिए कि बिजनेस करने के लिए मार्केट्स कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 परफेक्ट कंपटीशन, सेकंड पेयर कंपटीशन, थर्ड मोनोपोली, फोर्थ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो आपके बिजनेस का मार्केट कौन सा है उस पर एनालिसिस किया जाएगा। लास्ट 11 पॉइंट्स कंप्लीट करने से पहले चैन नहीं आएगा। वो चैन क्यों नहीं आएगा ना, वो रात को नींद नहीं आएगी। जब तक मैंने बच्चों को 11 की 11 पॉइंट्स रिवाइज नहीं करा ली ना, रात को नींद नहीं आएगी। देखो आप भी सीरियस हो जाओ और आप भी उसी तरह से इकोनॉमिक्स ना मुझे ग्रुप में इमेज ड्रॉप करना, वो रिटर्न प्रैक्टिस करके कि सर हमने इंट्रोडक्शन भी लिखा, हमने डायग्राम भी ड्रॉ किया और सर हम अपनी ड्यूटी की तरफ प्रॉपरली सैल्यूट कर रहे हैं। वी आर सैल्यूटिंग टुवर्ड्स ड्यूटी। मैं 11 पॉइंट्स को रीड कर रहा हूं। फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेकंड टाइम, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, स्लाइसिंग मेथड, थर्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्रोच, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, फोर्थ पार्शियल इक्विलिब्रियम, फिफ्थ प्राइस थ्योरी, सिक्स्थ एनालिसिस ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इकोनॉमिक एफिशिएंसी, सेवेंथ इकोनॉमिक वेलफेयर, एट्थ बेस्ड ऑन द सर्टेन assumptions, ninth use of the marginalism principle, 10th limited scope, 11th analysis of market structure. That's sufficient for today. और लेक्चर कंप्लीट करने से पहले मैं एक कोट शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। कोट यानी कि प्रोवर्ब। इट वॉज सेड बाय अवर हमारे फादर ऑफ नेशन, बापूजी जैसे हम कहते हैं, महात्मा गांधी, उन्होंने कहा है The man who salute his duty, जो आदमी अपनी ड्यूटी को सैल्यूट कर रहा है, no need to salute others, उसे जिंदगी भर किसी को सलाम करने की जरूरत नहीं है। No need to salute others. The man who pollute his duty, जो आदमी अपनी ड्यूटी को पोल्यूट कर रहा है, मेहनत नहीं कर रहा है, खराब कर रहा है, टाइम बर्बाद कर रहा है, द मैन हु पोल्यूट हिज ड्यूटी, अदर्स नेवर सैल्यूट हिम, दूसरे उसे कभी भी सलाम नहीं करेंगे। चॉइस इज योर्स, आइदर फर्स्ट और सेकंड, चॉइस इज योर्स। हैव अ नाइस डे। विल कंटिन्यू अगेन टुमारो with second and third question.